जी जनाब, एक दफा फिर अस्सलाम वालेकुम। ऑनलाइन यूजर्स को आवाज, स्क्रीन, कैमरा तीनों चीजें क्लियर है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स को आवाज, स्क्रीन, कैमरा तीनों चीजें क्लियर है? इन जुमलों की लाइफ चंद दिन की रह गई है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स को आवाज, स्क्रीन, इंशाल्लाह फिजिकल दौर होगा और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट होगा और पोस्ट रिजल्ट के बच्चे होंगे और प्री रिजल्ट के बच्चे भी होंगे, क्योंकि वो तो उस टाइम पे पढ़ ही नहीं रहे थे। वो तो आज जागे हैं, वो तो आज होश में आए। उन्होंने कहा कि अभी भी मौका है रिकंसाइल करने का। पढ़ा हुआ था लेकिन दिमाग से निकल गया, या जब मैं पढ़ा रहूंगा तो आप ये कंफर्म कर रहे होंगे कि आपकी याददाश्त कितना काम कर रही है। तो इसका मतलब मैं आप लोगों को इन्वॉल्व किया करूंगा बीच में। हाँ, मतलब जो साथ साथ टेस्ट चल रहे होंगे आप देना चाहें आप देते रहे। अल्हम्दुलिल्लाह। बात ये कि पोस्ट वाले बच्चे भी तो मतलब हमारे स्टूडेंट ही हैं, वो भी इंसान हैं, उनके भी हुकूक हैं। तो ये सारी क्लास वैसे ही चलती रहेगी। सिर्फ एक फर्क है जो मैंने पहले दिन से कमिट किया हुआ था ताकि कोई नाइंसाफी ना हो कि होगी खाली फिजिक्स। मैं इस मेज पे बाउंड नहीं हूँगा, मैं चल फिर रहा हूँ। टेस्ट का पूछ रहे हैं सर। हाँ, तो वो बाकी सारी एक्टिविटीज तो वैसे ही होती रहेंगी ना। टेस्ट भी होता रहेगा, प्री वाला बच्चा साथ बैठा हुआ है, वो टेस्ट देना चाहे दे दे। हम तो कहते हैं टेस्ट दे दे, कोई तो आए। हर दफा वो उन कागजों के जहाज बना बना के उड़ाने पड़ते हैं प्रिंट करा के रखे हुए होते हैं कि शायद बच्चे आ जाएं टेस्ट देने के लिए। खैर, लास्ट डे हमने सबसे पहले तो प्रोमिस नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज की डिफरेंसेस देखे, जिसमें एक आध पॉइंट थोड़ा टेढ़ा था, बाकी सारे पॉइंट बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड थे। मेनली ये था 2 पार्टीज और 3 पार्टी, साइन का डिफरेंस और लायबिलिटी का डिफरेंस, एक जगह प्राइमरी और एक जगह सेकेंडरी लायबिलिटी। फिर हम आगे गए थे और हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने इंस्ट्रूमेंट्स की टाइप्स पढ़ी थी। ऐसे ही है, हमने ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट पढ़ा था कि ऐसा इंस्ट्रूमेंट विच इज एक्सप्रेस टू बी सो पेबल, जिसपे लिखा हो कि वो ऑर्डर है। ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसपे किसी खास बंदे का नाम लिखा हो, कोई इस तरह से। डायरेक्शन वगैरह लिखना जरूरी नहीं, खास वर्ड्स लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन बस ये हो कि एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो किसी बंदे के लिए हो, बेरर ना हो। बेरर ये था कि जिसके हाथ में होगा उसका इंस्ट्रूमेंट माना जाएगा। फिर हमने देखा था पाकिस्तानी और फॉरेन इंस्ट्रूमेंट। पाकिस्तानी इंस्ट्रूमेंट को हमने कहा था इनलैंड इंस्ट्रूमेंट, जिसके लिए हमने वर्ड इस्तेमाल किए थे मेड इन पाकिस्तान, जो बना पाकिस्तान में हो, पाकिस्तानी बंदे पे ड्रॉ हुआ हो और पाकिस्तान में ही पे हुआ हो, पहली बात। या बना पाकिस्तान में हो, पाकिस्तानी बंदे पे ड्रॉ हुआ हो, लेकिन पेबल मुल्क से बाहर हो। पेबल जहां मर्जी हो इररेलेवेंट है, ट्रांसफर जहां मर्जी हो इररेलेवेंट है। कल को वो बाहर चला जाए इंस्ट्रूमेंट इररेलेवेंट है। वो बना कहां और किस बंदे पे बनाया गया। तो अगर इंस्ट्रूमेंट इज मेड इन पाकिस्तान तो वो इनलैंड है, और जो मेड इन पाकिस्तान नहीं है वो फॉरेन। ये हमने डिफरेंसेस देखे थे। एक दफा रिकैप और उसके बाद जो है वो सवाल जवाब आप लोगों होंगे, फिर हम आगे चलेंगे इंशाल्लाह। डिमांड और टाइम इंस्ट्रूमेंट। डिमांड इंस्ट्रूमेंट वो था जो कहने पे पैसे देने पे पाबंद हो, कि हाँ भाई जब तुम डिमांड करोगे, उसमें ये भी लिखा जा सकता है एट साइट, ऑन प्रेजेंटमेंट, या इस तरह से करके। अगर टाइम इंस्ट्रूमेंट था, उसका टाइम एक्सपायर हो गया, तो भी ऑटोमेटिकली क्या बन गया, वो डिमांड इंस्ट्रूमेंट। चेक हमेशा डिमांड इंस्ट्रूमेंट होता है। बाकी डिमांड और टाइम दोनों तरफ जा सकते हैं, डिपेंड करते हैं उनके ऊपर लिखा हुआ किस तरह से। टाइम इंस्ट्रूमेंट वो है जो खास टाइम, खास शर्त, खास सर्टेन इवेंट या पर्टिकुलर प्लेस, पर्टिकुलर टाइम पे पेबल हो। अगर उस पे ऐसा लिखा है तो चेक जो है वो कभी भी टाइम इंस्ट्रूमेंट नहीं होगा, लेकिन बाकी 2 टाइम इंस्ट्रूमेंट हो सकते हैं अगर उस पे ये वाली बातें लिखी हुई। ये डिस्कशन करने के बाद हम एक वर्ड पे आए थे विच वाज एंडोर्समेंट। कल कितना कम पढ़ा था हमने? अच्छा, सर समझा ज्यादा था। एंडोर्समेंट में हमने एक डेफिनेशन देखी। पहले मैंने द मेकर को छुपा के आपको डेफिनेशन पढ़ाई, आपको समझ आ गई कि मेकर भाई के अलावा कोई भी भाई साहब कभी भी कागज पे साइन कर दें इस इरादे से कि वो किसी और बंदे को फॉरवर्ड करने लगे हैं, तो वो साइन करने वाले भाई ने उसको एंडोर्स कर दिया। हाँ, साइन करके किसी का नाम लिख दे तो स्पेसिफिक एंडोर्समेंट है। साइन करके खाली छोड़ दे, ब्लैंक एंडोर्समेंट है, वो बेयरर बन जाएगा। तो अगर वो उस पे साइन कर दे, उसकी बैक साइड पे साइन कर दे, कागज पे साइन कर दे, या स्टाम्प पेपर पे साइन कर दे,
इस इरादे से कि वो ये कागज आगे किसी दूसरे बंदे को ट्रांसफर करने लगा है। तो ये वाली चीज हमने कहा था कि ये एंडोर्समेंट हुई है और करने वाले को एंडोर्सर कहा जाएगा। एंडोर्समेंट फुल अमाउंट की होनी चाहिए, एंडोर्समेंट फुल इंस्ट्रूमेंट की होनी चाहिए, और इसमें जरूरी नहीं कोई स्पेसिफिक वर्ड्स लिखे जाएं, बस आप साइन भी करते हैं तो भी एंडोर्समेंट हो जाती है। एंडोर्समेंट को हमने देखने की कोशिश की थी। फिर होल्डर वाली बात अचानक से बीच में लेके आए थे, मेकर वाली। हमने कहा था कि एक इंस्ट्रूमेंट जिसने बनाया अगर चलते 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 गोल होके दोबारा उस तक पहुंच जाए तो खुद ब खुद इंस्ट्रूमेंट फौत हो जाता है, खत्म हो जाता है। अब अगर वो शख्स इसी इंस्ट्रूमेंट को फिर से चलाना चाहता है तो अब इस बंदे को जो कि ओरिजिनल मेकर है ये भी एंडोर्स करेगा, मतलब ये एक सेकंड टाइम उसके ऊपर साइन डालेगा। इसके लिए लॉ के वर्ड्स होते हैं सेंस रिकोर्स एंडोर्समेंट। हमारे लॉ में ना बहुत सारे ग्रीक बहुत सारे लैटिन वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं। तो एक शख्स जब अपनी ही एंडोर्समेंट अपने ही इंस्ट्रूमेंट को खुद से दोबारा से एंडोर्स कर दे तो वो सेंस रिकोर्स एंडोर्समेंट है। तो वो इंस्ट्रूमेंट दोबारा से जिंदा हो जाता है, वरना वो मर गया। अगर एक इंस्ट्रूमेंट किसी भी तरफ से घूम के दोबारा ओरिजिनल पार्टी के पास आ गया तो वो इंस्ट्रूमेंट फारिग हो जाता है। इसी तरह से पार्टीज में से किसी के पास घूम के आ गया तो जो दरमियान में पार्टीज गुजरी थी वो सब आजाद हो जाएंगी और अब ये बंदा दोबारा साइन करके एक नई लेन एक नई चेन चला सकता है। ये सारी वो बातें थी जो कल हमने डिस्कस की थी। तो अभी तक रीकैप के टाइम पे आपको एहसास हो रहा होगा कि कल हमने ज्यादा नहीं पढ़ा था, वैसे तो घर जाके भी एहसास हो ही गया होगा जी, लेकिन एक ही तरह की बातें, और आज मैं फिर कल वाली बातों को रिपीट कर रहा हूँ इंशाल्लाह। कोई सवाल फिजिकल लोगों का, कोई फिजिकल सवाल? ये जो इधर लिखा हुआ है सेम अदरवाइज देन एज सच मेकर, ये होल्डर, हाँ ये होल्डर की बात हो रही है, इसलिए हम कह रहे हैं ना कि जो मेकर से हट के जो भी साइन करेगा वो एंडोर्सर है, लेकिन मेकर भी कर सकता है। तो इसलिए उन्होंने कहा था या मेकर, शुरू में लिख दिया व्हेन द मेकर, या होल्डर ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट साइन द सेम अदरवाइज देन एज सच मेकर। मेकर से हट के अगर कोई और वो होल्डर है वो भी उसे साइन कर सकता है जी। और सर ये जो लिखा हुआ है स्टैम्प पेपर इंटेंडेड टू बी कंप्लीटेड एज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, यानी कि आपके कागज पे जगह भर गई है, आपने एक स्टैम्प पेपर उठाया, उस पे लिखा कि इस कागज का मकसद पिछले नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नंबर फलाना को कंटिन्यू करना है और मैं ये साइन करके आगे फलाना बंदे को फॉरवर्ड कर रहा हूं और इसको समझा जाएगा पिछले कागज की कंटिन्यूएशन। यानी अगर एक बंदे ने एक स्टैम्प पेपर इरादे से कंप्लीट किया है कि वो उसको इसका अगली किस्त बनाना चाहता है तो फिर वो कागज वो स्टैम्प पेपर भी इसी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का पार्ट बन जाएगा और एंडोर्समेंट हो जाएगी जी। एंडोर्सी कौन है? एंडोर्सर कौन है? जिसने एंडोर्स किया है। तो फिर एंडोर्सी कौन होगा? जिसको एंडोर्स किया गया, जिसका नाम लिखा गया या जिसको वो हैंड ओवर किया गया वो एंडोर्सी बन जाएगा जी। फिजिकल जी, क्या ऑर्डर और बियरर एक हो सकते हैं? एक इंस्ट्रूमेंट पे दोनों शर्तें दी जा सकती हैं कि ये पेबल टू ऑर्डर और बियरर दोनों हो सकता है। अगर बियरर ऑर्डर है तो फिर ऑर्डर पे वो बंदा साइन करके उसको आगे ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट की तरह चला लेगा, और अगर वो कुछ नहीं लिखता तो वो इंस्ट्रूमेंट बियरर के तौर पे बना रहेगा। तो एक इंस्ट्रूमेंट एक वक्त में ऑर्डर बियरर हो सकता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं इसकी। हमारे सिलेबस में बीच में से थोड़ी सी चीजें, इसमें कुछ चीजें अलाउड होती हैं, कुछ चीजें अलाउड नहीं होती जी। अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अगर हम फ्यूचर डेट का चेक कैश ठीक है जी। बड़े मजे की बात है, एक भाई ने कहा कि अगर हम एक चेक पकड़ें और चेक पे हम लिख दें 15 जनवरी और दिसंबर के एंड पे वो चेक हम एक पार्टी को दे दें, ये चेक उसी दिन जिंदा होगा, ये उसी दिन एक लीगल कागज बनेगा जब वो तारीख आएगी जो तारीख इस पे आ रही है। क्योंकि अजम्पशन क्या है, जो तारीख डलती है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर वो तारीख वो होती है जिस तारीख को वो पैदा हुआ। तो अगर आपने एक इंस्ट्रूमेंट पे तारीख आगे की डाल दी है तो वो एक कागज का बेकार सा टुकड़ा है उस दिन तक, तो उस दिन तक ना वो निगोशिएट होगा क्योंकि वो अभी जिंदा ही नहीं हुआ। तो ये जो पोस्ट डेटेड चेक्स होते हैं, कई दफा लोग क्या करते हैं कि आगे की चेक पे डेट डाल देते हैं, कानूनी नजर में वो एक बेकार कागज है, उसका कोई वो नहीं है, उसकी कोई लीगल इंपॉर्टेंस नहीं है। अगर वो दिन आया ही नहीं आज तक और उसके ऊपर वो डेट डली हुई है तो फिर वो इंस्ट्रूमेंट किसी भी काम का नहीं है जी। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट सामने के फिजिकल ऑडियंस के फिजिकल सवाल ऑल डन पक्का? उस टाइम तक वो टाइम तक तो उसकी
इम्पोर्टेंस नहीं है उस चेक की, लेकिन उस टाइम के बाद तो उस टाइम के बाद वो डिमांड इंस्ट्रूमेंट है। सवाल यही था कि अगर हम पहले से उस पर टाइम लिख दें तो क्या वो टाइम बन जाएगा? जवाब ये कि वो कुछ भी नहीं बनेगा, वो एक कागज का टुकड़ा है जो बारिश के पानी में बह सकता है। मतलब वो एक कागज है, उसकी कोई और इंपॉर्टेंस नहीं है। जी, चेक भी एंडोर्स हो सकता है, चेक भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की किस्म है। तो जैसे बिल ऑफ एक्सचेंज एंडोर्स हो सकता है, प्रोमिस नोट एंडोर्स हो सकता है, वैसे ही चेक भी आगे से आगे फॉरवर्ड हो सकता है। बहुत सारे लोग उसको आगे से आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं। जब पढ़ेंगे तब ज्यादा डिटेल से वो कर लेंगे। अगर आपके हाथ कोई चेक लगे ना तो उसको सिर्फ उल्टा करके देख लीजिएगा, उस पर एंडोर्समेंट की ऑप्शन आ रही होती है, सिर्फ उसकी बैक साइड पे देख लीजिएगा। उसको एंडोर्स करने का उन्होंने ऑप्शन दिया हुआ होता है, और खाली भी हो तो आप बैक साइड पे साइन करके वो आगे किसी को फॉरवर्ड कर सकते हैं। जी 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 जी, टाइम इंस्ट्रूमेंट में लिखा है कि एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट विच इज पेबल आफ्टर सर्टेन टाइम। आफ्टर सर्टेन टाइम शुरू पता है कहां से होता है? उस डेट से जो इंस्ट्रूमेंट पे आ रही होती है। मैं आपको याद कराता हूँ, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में प्रोमिस नोट की हमने तस्वीर देखी थी, एक तारीख डली हुई थी और लिखा था 3 महीने बाद आज से। तो ये जो इतने अरसे बाद है ना, ये टाइम का स्टार्टिंग टाइम भी एक डेट से होगा। तो टाइम इंस्ट्रूमेंट वो होता है जो उस दिन स्टार्ट होता है जो तारीख इंस्ट्रूमेंट पे आ रही है, और कब तक होता है जो लिखा हुआ है कि इतने महीने बाद, इतने दिन बाद। तो खाली टाइम डाल देने का मतलब है कि उस दिन तो ये इंस्ट्रूमेंट स्टार्ट होगा, स्टार्ट हो गया, जिस दिन स्टार्ट हुआ उसी दिन वो डिमांड है, क्योंकि उसी दिन कैश हो सकता है। तो ये नहीं लिखा होता कि आज से इतने दिन बाद। जी जी जी, ई रंग नंबर है। आप कितनी देर पहले क्लास में आए? मैं दोबारा पूछता हूँ, आप कितनी देर पहले क्लास में वाकई आए? आप फिजिकली यहाँ पे थे, आपसे चंद कदम दूर एक सवाल आया था, वो वाले भाई आपने सवाल पूछा था, वो वाले भाई ने सवाल पूछा था। सिर्फ फुल स्टॉप में फर्क आ सकता है, लेकिन सवाल यही था। मतलब पूरा सेंटेंस के तमाम अल्फाज और तमाम, शायद सीक्वेंस भी यही था जिस सीक्वेंस में आपने बोला। और उसके बाद पिछले 5 मिनट से मैं तकरीर कर रहा हूँ उस बात पे। उसमें कुछ क्रॉस क्वेश्चनिंग भी हुई है, कुछ और बातें भी बीच में हुई हैं, कुछ डिबेट भी हुई है। वो सारा कुछ करने के बाद आपने दोबारा से वही सवाल पूछा है, तो मुझे लगा कि शायद आप अभी क्लास में आए हैं, तो इसलिए मैंने ऐसा कह दिया। तो वो आप थोड़ा सा एक्टिव नहीं सुन रहे थे। वो भाई ने यही सवाल पूछा था। आप लोग ना एक दूसरे के सवाल भी सुन लिया कि उससे भी फायदा हो जाता है। तो अब आपने क्लास के बाद वो वाले भाई के पास बैठना है और उनसे कहना है मुझे समझाओ, और अगर ना समझा सकें तो कल मुझे शिकायत लगानी है कि वो वाले भाई से मैंने पूछा था जिनको आपने सवाल। जी जी, यकीन माने, मतलब मैंने तो उस कागज के वो जो वो है कागज है उसको पानी में भी बहा दिया था। मैं क्या वो मतलब बारिश का पानी और कागज की कश्ती वाला जो वो एक मामला है, वो उसके साथ तो वो हो जाएगा। तो वो बिल्कुल बेकार इंस्ट्रूमेंट है। जी, फिर भी अगर डाउट है तो वो वाले भाई को आपने पकड़ना जरूर है, क्योंकि मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि उनको भी समझ आई या नहीं आई। जी, फिजिकल भाइयों का कोई फिजिकल नॉन रिपीटेटिव सवाल। असल में चैप्टर ऐसा पढ़े ना, इसमें एक चैप्टर एक बात पढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे जाके वही बात फिर से रिपीट हो जाती है। तो कोई बात नहीं, आज फिर से बातें रिपीट हो रही होंगी। जी, चेक वाली बात क्लियर हुई ही नहीं है। सवाल सवाल समझ आया था? ठीक है, अब मेरे से जवाब सुन लें। चेक एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसपे एक जगह आ रही होती है तारीख डालने की। यहां आप तारीख सिर्फ आज की डाल सकते हैं।
जी ऑनलाइन हजरात जरा फीडबैक दे दें, आवाज वापस आ गई, आवाज वापस आ गई, ठीक। तो टाइम इंस्ट्रूमेंट कौन सा होता है जिसपे डेट तो डली हुई होती है, उस डेट के आगे कुछ गिनती भी डली हुई होती है। मैं शक्ल दिखाता हूं आपको एक इंस्ट्रूमेंट की। डेट भजन जागे, ठीक है। ये डेट लिखी हुई है, ये डेट लिखी नजर आ रही है, स्पेसिमन में सबसे टॉप पे डेट लिखी नजर आ रही है 15 सितंबर 2013। और नीचे जो इंग्लिश में जुमला लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है 3 months आफ्टर डेट, इस दी गई तारीख से 3 महीने बाद, इस दी गई तारीख से 3 महीने बाद। ये बिल ऑफ एक्सचेंज है। दो टाइम आ गए, एक टाइम ऑफ क्रिएशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट है, वो है 15, और एक पेमेंट का टाइम है। पेमेंट का टाइम कब है? 3 महीने बाद। तो 3 महीने कहां से स्टार्ट होंगे? 15 सितंबर। तो 15 सितंबर डेट आ गई और डेट के साथ 3 महीने का टाइम आ गया। प्रोमिसरी नोट में देखते हैं, प्रोमिसरी नोट में भी इसी तरह से आपको एक तारीख क्रिएशन की नजर आएगी, 15 सितंबर 2013 क्रिएशन है, और 3 months आफ्टर डेट, इस ऊपर की तारीख के 3 महीने बाद। दोनों पे डेट भी आ रही है और दोनों पे डेट के बाद उस डेट से गिनती करके एक टाइम आ रहा है, इसलिए ये टाइम इंस्ट्रूमेंट है। बट चेक पे सिर्फ डेट आएगी, ये नहीं लिखा होगा कि इतने दिनों बाद, इतने महीने बाद, इतने अरसे बाद। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की एक assumption होती है कि जिस जो डेट लिखी हुई है उस डेट पे वो पहली दफा क्रिएट हुआ होगा। यानी अगर मेरे हाथ में एक चेक आता है और उस पे साइन डला हुआ है और डेट डली हुई है, तो आई हैव टू अज्यूम कि ये इस दिन बना होगा और इस पे इसी दिन साइन हुआ होगा। तो अगर मेरे हाथ में एक ऐसा कागज आता है जिसपे 15 दिन बाद की तारीख डली हुई है, तो वो कागज एक अजीब सी चीज है, उसकी कोई लीगल शनाख्त ही नहीं है, वो अभी पैदा ही नहीं हुआ। वो पैदा किस दिन होगा? 15 जनवरी को फॉर एग्जाम्पल। और जब 15 जनवरी को पैदा होगा तो उस दिन वो कागज पहली दफा इफेक्टिव हो सकता है, और उस कागज पे क्या लिखा होगा? 15। 15 कब होगी? उसी दिन। तो उसी दिन वो बंदा कैश करवा सकता है। उस पे ये नहीं लिखा होगा कि आज की तारीख से 3 महीने बाद या आज की तारीख से 2 महीने बाद। तो चेक हमेशा डिमांड इंस्ट्रूमेंट होगा, चेक पे सिर्फ एक डेट आएगी, टाइम नहीं मेंशन होगा, जबकि प्रोमिसरी नोट बिल ऑफ एक्सचेंज पे टाइम मेंशन किया जा सकता है। जी जी बिल्कुल, बहुत खूबसूरत बात कि इस पे लिखा हुआ है 3 महीने बाद। 3 महीने जब गुजर गए तो अब वो डिमांड इंस्ट्रूमेंट बन गया। अब 3 महीने बाद जो भी उस जिसके हाथ में भी इंस्ट्रूमेंट आएगा या जो भी किसी को फॉरवर्ड करेगा, वो ये कहेगा ये डिमांड इंस्ट्रूमेंट है, ये दिखाओ और पैसे ले लो, ये तो कैश है। लेकिन 3 महीने तक वो कैश नहीं है, वो एक उधार का डॉक्यूमेंट है जो कि जिसकी असल वर्थ उस टाइम बाद आएगी जब वो टाइम लिखा हुआ है। जी जी, अगर हम उसको एंडोर्स करें तो लिमिटेशन का लॉ अप्लाई होता है नहीं, ये पूछना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल, लिमिटेशन का लॉ बहरहाल अप्लाई करता है। जो ड्यू डेट है इंस्ट्रूमेंट की, उस ड्यू डेट, जो भी उस पे ड्यू डेट आ रही है, उसके 6 महीने में नॉर्मली चेक एक्सपायर हो जाता है। और जो ड्यू डेट आ रही है, अब ड्यू डेट प्रोमिसरी नोट बिल ऑफ एक्सचेंज में थोड़ा आगे की हो सकती है, वो टेन्योर गुजारने के बाद। जो भी उसकी ड्यू डेट है वहां से 3 साल बाद वो दोनों इंस्ट्रूमेंट एक्सपायर हो। जी, ये लिमिटेशन का लॉ है। आपने लिखा है कि चेक पे कोई डेट हो सकती है जो प्रीवियस डेट, तो फिर सर वो कैश कब होगा फिर? जिसके हाथ में जब पहुंच गया फौरन से कैश करा ले। मतलब कि अगर आज डेट लिखी हुई है 1, हाँ तो फिर 1 गुजर गया तो उसके बाद किस टाइम वो कैश होगा? बिल्कुल, अगले 6 महीने में कभी भी कैश हो सकता है। चेक पे जो डेट आ रही होती है उससे अगले 6 महीने में कभी भी इनकैश हो सकता है। 6 महीने गुजरने के बाद वो फौत हो जाता है। 6 महीने तक वो एंडोर्स भी हो सकता है, बाद में भी एंडोर्स कर दे किसी ऐसे बेवकूफ आदमी को जिसको पता ही ना हो कि लिमिटेशन का लॉ है। जी, फिजिकल भाई का एक फिजिकल सवाल। दो पाकिस्तानी अगर मुल्क से बाहर मिले, वो रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है? वो नॉन रेजिडेंट है, वो बाहर के मुल्कों के बाशिंदे हैं। तो
जिस मुल्क में वो मिले हैं उस मुल्क के लॉ के मुताबिक वो कुछ भी करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, तो उनके मुल्क में लिखा हुआ होगा कि ये इंस्ट्रूमेंट जो उनके मुल्क में क्रिएट हुआ और किसी और मुल्क में जाके पे होगा वो उन्हीं का इंस्ट्रूमेंट है और उनके ऊपर उन्हीं के कवानीन लगेंगे, हमारा कोई ताल्लुक नहीं उनसे। इसीलिए मैंने पूछा ना कि अगर वो रेजिडेंट है तो अगर वो दोनों नॉन रेजिडेंट हैं, इंस्ट्रूमेंट उस मुल्क में क्रिएट हुआ है तो फिर उस मुल्क के कानून अप्लाई होंगे। जी, रेजिडेंट की कॉमन डेफिनेशन टैक्स की 183 दिन वाली है कि एक बंदा 183 दिन अगर पाकिस्तान रहा है तो हम उसे पाकिस्तानी रेजिडेंट फॉर द पर्पस ऑफ टैक्स मानेंगे। वैसे तो हो सकता है वो पाकिस्तानी शहरी हो और मुल्क से बाहर ज्यादा रहता हो तो वो रेजिडेंट, लेकिन टैक्स के कवानीन के मुताबिक हमने दिनों का हिसाब रखना होता है। क्या चीज? इसीलिए हम कह रहे हैं कि जो मेड इन पाकिस्तान इंस्ट्रूमेंट है हम उनकी बात करते हैं। ये थ्रू आउट हम जो चैप्टर पढ़ेंगे इनलैंड इंस्ट्रूमेंट के लिए पढ़ रहे हैं, फॉरेन इंस्ट्रूमेंट पे फॉरेन मुल्क के कवानीन अप्लाई होंगे। जी, ऑल डन, पक्का। ऑनलाइन में मेरे पास कितने सवाल हैं? सर डिमांड इंस्ट्रूमेंट की लास्ट लाइन समझा दें। डिमांड इंस्ट्रूमेंट की लास्ट लाइन। द बिल और नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज हो या प्रोमिसरी नोट हो, एक्सेप्टेड और एंडोर्स या एक्सेप्ट किया गया या आगे साइन कर दिया गया, साइन करके आगे फॉरवर्ड कर दिया गया, कब? आफ्टर इट इज ओवरड्यू, जब उसका टाइम पूरा हो गया था। हमने कहा कि उस पर लिखा था 10 जनवरी और लिखा था 3 महीने बाद, 3 महीने बाद 10 अप्रैल आ गया। अब 10 अप्रैल के बाद अगर ये कोई भी एंडोर्स करेगा, किसी को भी फॉरवर्ड करेगा, तो ये इंस्ट्रूमेंट टाइम इंस्ट्रूमेंट नहीं कहलाएगा, डिमांड इंस्ट्रूमेंट कहलाएगा, क्योंकि अब इसका टाइम खत्म हो चुका हुआ है। टाइम इंस्ट्रूमेंट वो होता है जो आपके हाथ में भी आ जाए और आपको बताओ कि अभी नहीं, कुछ अरसे बाद पैसे मिलेंगे, तो ये डिमांड इंस्ट्रूमेंट बन जाएगा। वो टाइम इंस्ट्रूमेंट जिसका टाइम पूरा हो जाए और उसके बाद भी वो फॉरवर्ड हो रहा हो, वो पे टाइम नहीं रहता, वो डिमांड बन जाए। जी, बेरर इंस्ट्रूमेंट का सेकंड पॉइंट, लास्ट एंडोर्समेंट मस्ट बी एन एंडोर्समेंट इन ब्लैंक। हमने कहा था कि अगर कोई भी एंडोर्स करता है, साइन करता है और अगले बंदे का नाम लिखता है, लेकिन अगर एक बंदा सिर्फ साइन कर दे और नाम मत लिखे किसी का, तो ये ब्लैंक एंडोर्समेंट कहलाती है। इससे वो इंस्ट्रूमेंट बेरर इंस्ट्रूमेंट बन जाता है, वो जिसके हाथ में होता है उसका इंस्ट्रूमेंट कहलाता है, वो किसी की मलकियत नहीं होता, वो बेनामी हो जाता है। अच्छा जी, फिर सर डिबेंचर भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है? नहीं, वो सिक्योरिटीज कहलाती हैं, वो आप लोग इंशाल्लाह कैफ 7 कंपनी लॉ में जाके पढ़ेंगे। सर प्रोमिसरी नोट भी एक्सपायर हो जाता है 6 मंथ्स बाद। ऐसे में जो कॉमन रूल है वो चेक से रिलेटेड 6 महीने का है, बाकी तमाम तरह के जो चीजें हैं उस पर 3 साल का रूल होता है। किसी और कानून से शायद हम बिल ऑफ एक्सचेंज को चेक से सिमिलर साबित करके और उसके ऊपर भी 6 महीने अप्लाई कर दें, लेकिन ना 6 महीने वाला रूल ना 3 साल वाला रूल हमारे सिलेबस में और ना ही हमसे पूछा जा सकता है, क्योंकि हमारे सिलेबस में नहीं है। एक खतरनाक सवाल। ठीक है जी, नोट एक्सेप्टेड और एंडोर्स में क्या डिफरेंस है? एक्सेप्टेड का मतलब है कि किसी ने दूसरे से नोट पकड़ा, एंडोर्स का मतलब है उसने किसी आगे वाले को फॉरवर्ड कर दिया। तो यानी कि टाइम एक्सपायर होने के बाद जो भी रिसीव करे या जो भी फॉरवर्ड करे वो रहेगा डिमांड इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि टाइम उसका एक्सपायर हो चुका होगा। आखिरी सवाल, मिस्टर बी ने मिस्टर ए के पैसे देने हैं, मिस्टर बी ने मिस्टर ए के पैसे देने हैं, तो मिस्टर बी उसे इंस्ट्रूमेंट लिख देता है, ओके, कि तुम ये पैसे फला बंदे को दे देना। हाँ, उसे नहीं लिख के देगा। अगर एक बंदे ने दूसरे से पैसे लेने हैं, इसको डायग्राम बना लेते हैं। ए ने, ए वाजे है, बी के साथ एक ट्रांजैक्शन की
और बी मकरूज है, बी डेटर है। ए ने बी से पैसे लेने हैं, बी के पास ए के 2 लाख पड़े हुए हैं, ए ने सी के पैसे देने थे उतने ही जितने ए ने बी से लेने थे, फर्ज करें 2 लाख रुपए थे। तो ए को चाहिए कि वो एक कागज बनाए जिसका नाम हो बिल ऑफ एक्सचेंज, उसमें लिखे मिस्टर बी तुमने मिस्टर सी या मिस्टर सी के कहने पे किसी को 2 लाख रुपए देने। फिर इस कागज को एक दफा मिस्टर बी के पास भेजे, मिस्टर बी उसको एक्सेप्ट करें, उस पर अपने साइन भी डालें, ये कागज वो दोबारा मिस्टर ए के हवाले करें और मिस्टर ए ये कागज मिस्टर सी को दे दें। तो ऐसा हो सकता है कि आपने एक बंदे से पैसे लेने हैं और एक बंदे को पैसे देने हैं, तो आप लेने वाले और देने वालों को आपस में इस कागज के थ्रू लिंक कर दें। तो बिल ऑफ एक्सचेंज का जो असल पर्पज है वो है ही यही कि आपने पैसे नहीं देने, आपने ऐसे बंदे से पैसे निकलवा के देने हैं जिसके पास आपके पैसे पड़े। अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे बी खजांची है, ए बादशाह है, खजांची के पास ए के और सी बाबा है। तो बादशाह ने साइन करवाए खजांची से क्योंकि खजांची ने बादशाह के पैसे देने थे और कागज पे हुक्म लिखा हुआ था खजांची के नाम पे कि तुमने बाबे को पैसे देने। तो यस ये इस तरह से काम करता है। जी अब अगेन जब सी को कागज मिला, सी को कागज तभी मिला होगा जब सी ने कागज एक्सेप्ट किया होगा। अगर ए कहे यार मैं तुम्हारे पैसे देने, ये कागज पकड़ लो, तो अगर वो इनकार कर दे तो फिर ये कागज किसी काम का नहीं, वो पैसे ही लेगा। लेकिन अगर वो कागज ले चुका है तो फिर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का कानून अप्लाई हो जाएगा और वो बी से भी पकड़ सकता है, बी से ना मिले तो फिर ए को पकड़ेगा। अगर वो कहता है कि नहीं भाई ए मैं बी के चक्कर में पड़ना नहीं चाहता, मुझे तो तुमसे ही पैसे चाहिए, तो फिर कागज बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं होगा, फिर प्रोमिसरी नोट होगा जिसमें ए और सी का आपस का पर्सनल वादा होगा कि मिस्टर ए सी से कहेंगे मैं तुम्हें पैसे दूंगा। ले जी हमारे सारे सवाल फाइनली खत्म हो गए। ठीक, एक भाई ने कहा रिपीट कर दें, थोड़ा सा मसला आ गया था, हमने पिछले ही सवाल देखे, हमने अभी तक नया कुछ नहीं पढ़ा। फिजिकल तो सवाल खत्म हो गए थे, आप अचानक कहां से आए? बाहर से? तो आप उस टाइम पे कहां थे जब सारे सवाल पूछ रहे थे? क्योंकि मैंने अभी देखा तो मुझे आप अलग से नजर आए जबकि ये सीट खाली थी पहले। ठीक है जी, आपने साथ वाले भाई से सवाल पूछना है, उन्हें ना समझ आया आपने अगले वाले भाई से पूछना है, उन्हें ना समझ आया पिछले वाले भाई से पूछना है, फिर ना समझ आए तो कल जब सवाल वाले टाइम आए सबसे पहले आपने आना है और उस टाइम पे सवाल पूछ लेना है। फिजिकल सवाल कब के खत्म हो गए हैं? अब तो मैं ऑनलाइन सवाल भी सारे खत्म कर बैठा हूं। आपके होते हुए हो रहे थे तो आपने उस वक्त हाथ क्यों नहीं खड़ा किया था? मैं मतलब कैसे मिस कर सकता हूँ आपको? आप ये देखिए कि आप अलग से मुझे वाज़ेह तरीके से नजर आए हैं, तो मैं एक बंदा जो कि क्लास में बैठा हुआ और ऐसा करके उसने हाथ खड़ा किया हुआ है, तो मतलब कैसे मिस हो सकता है? लेकिन चलें बेनिफिट ऑफ डाउट दे देते हैं, बताइए। ठीक है जी, प्रोमिसरी नोट में हम मेकर को नोटिस नहीं देते, तो क्यों नहीं देते? और उसे नहीं नोटिस देते तो किसे नोटिस देते? हाँ जी देखिए, नोटिस का मतलब पता है क्या? आप शिकायत लगा रहे हैं, यार वो तुमने फलाना बंदे का नाम लिखा था ना, नहीं दिए उसने पैसे। प्रोमिस नोट में क्या फलाना बंदे का नाम लिखा हुआ है? नहीं। बादशाह ने बाबे को पैसे देने थे और बाबे ने बादशाह से आके पैसे मांगे और बादशाह ने इनकार कर दिया, तो अब बाबा किसको नोटिस देके मुझे इनकार हो गया? ओरिजिनल बंदे ने ही इनकार कर दिया, तो ओरिजिनल बंदे को कंफर्म पता है कि इनकार हो गया। जबकि बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या होता है? ओरिजिनल बंदा घर बैठा है, उसे नहीं पता खजांची इनकार करके बैठा हुआ है या बैंक ने इनकार कर दिया जी। अब बादशाह को नोटिस नहीं देगा तो वो क्या करेगा? उसके साथ नाइंसाफी हो गई, वो डायरेक्ट अदालत में जाके कहेगा देखें जी कागज था, बादशाह लायबल था, उसने मुझे पैसे नहीं दिए। डन। तो इसका मतलब ये कि बिल ऑफ एक्सचेंज में चूंकि 3 पार्टीज होती है ना, एक ने लिख के दे दिया, दूसरे ने जुल्म कर दिया, तो फिर जिसने जुल्म किया उसके खिलाफ असल बंदे को शिकायत भी तो करनी है कि देखें जी आपने कहा था वो पैसे देगा, नहीं दे रहा वो बंदा पैसे, तो फिर आप उसे शिकायत कर सकते हैं। डन जी। कहानी को आगे बढ़ाते हैं, कहानी रोमांचक होती जा रही है। आए आज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन ही पढ़ लेते हैं, इतना कुछ तो आप जान ही चुके हैं इसके बारे में। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मींस promissory note, bill of exchange or check payable either to order or to bearer।
एक्सक्यूजे में बंद कर दिया उसने सारे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को। उसने कहा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज या चेक, चाहे वो बेरर हो चाहे वो ऑर्डर हो। तो मेरे ख्याल में ये डेफिनेशन ना तो आपने कभी याद करनी है और ना ही कभी आई कैप ने भी पूछनी है। ये कोई पूछने वाली डेफिनेशन है? 3 इंस्ट्रूमेंट आप डिटेल से पढ़ रहे हैं और अचानक से नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन आई कि उन 3 को कहते हैं। तो अगेन ये कोई बहुत ज्यादा तकलीफ दे डेफिनेशन नहीं है, फिर भी अगर आप याद करने की ख्वाहिश रखते हो तो याद कर लीजिएगा, मुझे नहीं लगता कि याद करनी चाहिए। डिलीवरी, वो जो आपने कागज बनाया उसकी डिलीवरी होनी है। ट्रांसफर ऑफ पोजेशन एक्चुअल या कंस्ट्रक्टिव फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। हमने कहा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बना के जेब में नहीं रख लेना, डिलीवर करना। इंस्ट्रूमेंट बना के जेब में रख लिया तो नेगोशिएशन नहीं हुई। नेगोशिएशन कब होगी? जब आप डिलीवर कर रहे हैं। अब ये डिलीवर से क्या मुराद है? डिलीवर का एक तरीका ये है कि आप एक बंदे के पास जाके उसका कंधा हिला के उसे कहें ए फड़ो कागज। एक्चुअल डिलीवरी, आपने एक्चुअल में कागज जाके पकड़ा दिया। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, आपने उस बंदे से कहा यार वो कागज तुम्हारी मेज पे पड़ा हुआ है, उठा लेना। मैं एग्जांपल देता हूँ। कॉलेज में आपको किताबें डिलीवर करनी है कि कॉलेज क्या करता है, आपसे कहता है हाँ भाई आपकी किताब आ गई, या तो क्लास में आए कॉलेज वाले और आपको किताब पकड़ा के कहें हो गई डिलीवरी, हो गई जी एक्चुअल डिलीवरी। एक्चुअल डिलीवरी। दूसरी है कंस्ट्रक्टिव सिंबॉलिक डिलीवरी, कॉसाई डिलीवरी, जिसमें वो आपको मैसेज कर दें कि आप आए, आपकी किताब यहाँ इस रूम में पड़ी हुई है, अपना नाम दिखाएं, किताब उठा के ले जाएं। कॉलेज की तरफ से कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी हो गई है। तो डिलीवरी एक्चुअल भी हो सकती है फिजिकल, और ऐसी डिलीवरी भी हो सकती है जिसमें आपने अपनी तरफ से दूसरे के लिए वो चीज अवेलेबल कर दी है, अब गफलत दूसरे की तरफ से है, आपने अपनी तरफ से अपनी जिम्मेदारी अदा कर दी है। तो ये डिलीवरी इज ट्रांसफर ऑफ पोजेशन, चाहे वो एक्चुअल हो चाहे वो कंस्ट्रक्टिव हो, फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। तो डिलीवरी को उन्होंने डिफाइन किया है कि डिलीवरी का मतलब क्या होता है। तो एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव समझ आया कि या तो आप हैंडओवर करते हैं एक्चुअल में, या ऐसे असबाब बनाते हैं कि जिससे आपकी तरफ से वो निकल जाए, वो दूसरा बंदा नहीं उठा रहा, उसकी तरफ से मसला है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, अब अगेन याद है अदर लॉज जितने भी हैं उसमें थोड़ा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन होता है, ये थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कराना चाह रहे हैं। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 एक्सटेंड टू होल ऑफ पाकिस्तान, बड़ी कमाल बात है, जबरदस्त, हम फैन हो गए जुमले के। इट इज एप्लीकेबल सिंस द फर्स्ट डे ऑफ मार्च 1882, बड़ी कमाल बात कर दी इन्होंने, इसके भी फैन हो गए। It does not affect the provision of section 24 and section 35 of SBP Act 1956। ये section 24 पता है क्या है? हमारे सिलेबस में नहीं। और सेक्शन 35 पता है क्या है? ये भी हमारे सिलेबस में नहीं है। तो ये जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है ना, ये उन दो सेक्शंस पर अप्लाई नहीं करता जो दो सेक्शन हमें नहीं पता क्या होते हैं। तो ये जुमला एक तरह से बेकार हो गया। पता है क्या, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अपने कुछ मसलो मसाइल हैं। असल में हमारी फिर ये प्रॉब्लम ये है कि आपको थोड़ा सा बताना भी है, लेकिन इस जुमले को दिल पे नहीं लेना। जो बैंकिंग के अपने इंस्ट्रूमेंट है उसके ऊपर पाकिस्तान में स्टेट बैंक ने भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बताए हैं, और कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस ऐसे हैं जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के कवानीन से क्लैश में आ जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में 6 महीने वाली बात नहीं लिखी हुई, लिमिटेशन का लॉ उठ के कह देगा कि 6 महीने बाद चेक एक्सपायर हो गया, जबकि यहाँ लिखा था चेक डिमांड इंस्ट्रूमेंट है, उस डेट के बाद जब मर्जी ले लो। तो कुछ ऐसी जगह होती है जहां लॉ का क्लैश होता है। तो ये जुमला उन लोगों को बताते हैं जिनके सिलेबस में एसबीपी एक्ट भी हो और नेगोशिएबल एक्ट भी हो, कि बताते कि याद है वो एसबीपी एक्ट के वो दो सेक्शन वो तुम पे अप्लाई नहीं करेंगे। नहीं, कभी भी नहीं था। और ये जुमला भी पहली दफा ही किताब में डाला है ताकि वो साबित करें कि हमने किताब वो की है। खुदा ना खास्ता ये भाई ने एक तकलीफ से बात कर दी, एमसीक्यू में ना पूछना। असूलन इतने वाहियात वो नहीं हो पाते। मतलब एक लेवल होता है ना कि जिस लेवल तक बंदा मतलब खराब कर सकता है, अजियत दे सकता है, लेकिन एक ऐसी चीज, एक एसबीपी एक्ट जिसका आपको पता ही नहीं है, उसके दो सेक्शन जिनका आपको पता ही नहीं है, उन्होंने कहा ये उनके सेक्शंस को हिट नहीं कर रहा। असल में बुक्स बनाने वाले प्रोफेशनल हैं, टाइम कम था, तो हुआ ये कि ना सही से रिव्यू हुई, ना सही से चीजें वो हो सकी। मतलब जाने वालों को थोड़ी जल्दी थी अनाउंस करने की नई स्कीम, तो बहुत हैबड़ दबड़ में हुआ है, बहुत हैपेजर्ड हुआ है। तो ये थोड़ा सा मसलो मसाइल है। फाइनल की अभी तक किताबें नहीं आई हैं, अभी तक सिर्फ एक किताब अपलोड हुई है वेबसाइट पर। आप लोगों की तो फिर किताबें आती चली गई हैं। एमएफए की नवंबर एंड पे आई है, 30 नवंबर को आई है, तो मैं तो यही काउंट करूंगा कि दिसंबर में आई है बुक। और उस बुक और पिछली बुक में भी फर्क, तो वो मतलब बड़ा अजीबो गरीब से मामला था। खैर हम तो इधर आए ना। दिस एक्ट शैल प्रिवेल
रिगार्डलेस ऑफ एनी यूजेज और कस्टम दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द एक्ट। ये एक काम की बात इन्होंने की। अभी तक हम कहते थे कि अगर रिवायत इस तरह से हो तो उसको भी फॉलो किया जाएगा। इन्होंने कहा भाई रिवायत जो मर्जी हो, मार्केट की नॉर्म्स जो मर्जी हो, लोग आपस में जैसे मर्जी ट्रेड करते हो, हमारा कानून अप्लाई करेगा। अगर हमने अपने कानून में लिखा है कि ये चीज ऐसे होगी तो ये चीज ऐसे होगी, भले उस जगह की परंपरा जो मर्जी हो। भाई ने कहा कि अगर आगे की तारीख लिख के देते हैं फिर चेक पे। एक अजान अजान हमें बड़ा इन पे पता लगा। आप बता दिया करें, मैं असल में जोश खिताबत में मुझे आवाज नहीं आती है। ना। ये एक्ट प्रिवेल करेगा। अब पाकिस्तान में पता है क्या होता है, ये भाई ने सवाल क्यों पूछा, दो तीन भाइयों ने क्यों सवाल पूछा, पाकिस्तान में एक परंपरा बन गई है, किसी ने दूसरे के पैसे देने हैं 2 महीने बाद देने हैं, वो कहता है काम करो मुझे 2 महीने बाद का चेक लिख के दे दो। क्यों लिख के दे दो? 2 महीने बाद मैं तुम्हें ना ढूंढता फिरूं, मैं जाऊं और चेक जमा कराऊं और चेक एंड कैश हो जाए। एक और वजह भी होती है, अगर चेक बाउंस हो तो नॉन बेलेबल वारंट जारी हो जाते हैं, नाकाबिले जमानत। तो पाकिस्तान में अक्सर लोग ना किसी दूसरे को थोड़ा सा डराने के लिए कि अगर वो टाइम से पैसे ना दे तो क्या होगा, उसे कहते हैं मुझे चेक लिख के दे दो, ताकि उस दिन अगर चेक इन कैश ना हो तो तुम्हें कम से कम मैं हवालात में तो भिजवा सकूं फौरन से। तो अदालती काम तो सबको पता बड़ा लंबा चौड़ा होता है, थानेदार तो वो तो ऐसे फौरन से करके वो कहेंगे अच्छा ये हुआ है, चलो जी आके बंदे को ढक लेते हैं, फिर देख लेंगे कि दोनों में से कौन सी तगड़ी असामी है। तो पॉइंट ये है कि पाकिस्तान में कोई पैगाम लग रहा है, एक मिनट ये ऐसे कर देते हैं, माइक बंद करना होता है, बड़ा खतरा। मेरे से मेरे बैग के बारे में पूछ रहे थे, मैंने कहा जी वो दूसरे कैंपस में। अच्छा जी, तो अब पाकिस्तान में चाहे ये रिवायत परंपरा चल पड़ी हो कि लोग एक दूसरे को टाइम से पहले चेक दे देते हो, लेकिन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ने कहा है कि इंस्ट्रूमेंट जिस दिन पैदा होगा उसी दिन उस पर साइन डालेगा। तो अगर पाकिस्तान में रिवायत जो मर्जी बन गई हो, हम ऐसे कागज को मानेंगे ही नहीं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जिस पे डेट पुरानी आ रही है, क्योंकि हमारे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ने कहा है कि डेट वो होती है जिस डेट पे वो क्रिएट हुआ होता है। तो कहने का मतलब है कि जो मर्जी लोकल नॉर्म्स चल रही हो, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को हम हमेशा फॉलो करेंगे। यानी आपने कहा सर ऐसा हो सकता है, मैं कहूंगा भाई चेक पे डेट नहीं आ सकती जो कि अभी आई ना हो। आप कहेंगे सर मैंने तो ऐसा होते देखा, मैं कहूंगा आपने होते देखा, वो गलत कर रहे थे, वो एक लोकल ट्रेडिशन बन गया था, वो जो कर रहे थे कानून में उसकी गुंजाइश नहीं है। तो कानून हमेशा प्रिवेल करेगा। दिस एक्ट शेल प्रिवेल रिगार्डलेस ऑफ एनी यूजेज और कस्टम दैट इज डिफरेंट फ्रॉम एक्ट। एक्ट से अलग जो मर्जी रिवायत चल रही हो, जो मर्जी चक्कर हो, ये एक्ट जो है वो हमेशा प्रिवेल करेगा। याद करें पार्टनरशिप में, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हम कई दफा कहते हैं कि कॉमनली जो अंडरस्टैंड किया जा रहा होता है हम उसको भी मान लेते हैं, लेकिन यहाँ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट लिखत पढ़त वाला कानून है, यहाँ पे ये गुंजाइश नहीं है कि क्या सोचा जाएगा, क्या समझा जाता होगा। जो लिखा हुआ है वो फॉलो होगा, और जो मार्केट में चल रहा है और इस एक्ट के अगेंस्ट चल रहा है हम उसको लीगल दर्जा नहीं देंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ और सिर्फ ये एक जुमला है जो इसमें से काम का याद रखने वाला है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मींस इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफरेबल बाय डिलीवरी। बड़ा इन्होंने हमारी मालूमात में इजाफा किया जी। एसेंशियल पढ़ते हैं, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के क्या एसेंशियल्स हैं, कौन कौन सी चीज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में क्या क्या फीचर होंगे, या ये पेबल टू ऑर्डर होगा या ये पेबल टू बेयरर होगा। कह दें कि ये कल नहीं पढ़ा, कह दें कि परसों नहीं पढ़ा, आप तो कह भी देंगे। विच इज एक्सप्रेस टू बी सो पेबल और पेबल टू अ पर्टिकुलर पर्सन। फॉर एग्जाम्पल पे ए और ऑर्डर। यहां तक बात सही है। फिर उन्होंने सोचा कि अभी तक अच्छा समझ आ रहा है तो एक अजीब सा जुमला लिख देते हैं, A cross-check account payee only can, however, still be negotiated further. इस जुमले के साथ में C/F लिख रहा हूं।
कैरी फॉरवर्ड, क्योंकि अभी हमें चेक को पढ़ेंगे तो चेक के अंदर फिर क्रॉस चेक की क्या कहानी होती है, फिर ये वाला जुमला हमारे लिए थोड़ा समझना आसान होगा। Payable to bearer, which is expressed to be so payable or which the only or last endorsement is an endorsement in blank. ये बात भी हमें आती है, पे ए और बेयरर या खाली लिखा हो पे बेयरर। तो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट भी हो सकता है, बेयरर भी हो सकता है। A negotiable instrument may be made payable to two or more और बाबर। तो कुछ खास हालात में इंस्ट्रूमेंट कैन बी गिवन इन दिस मैनर। अब अगर आप पूछे वो खास हालात कौन से हैं, अगर आई के पूछे वो खास हालात कौन से हैं, तो आप कहेंगे काश आपने किताब में डाल दिया होता तो हम जरूर बताते, बस हमें ये पता है कि कभी कभी ऐसा हो सकता है। अब वही बात है ना कि कभी कभी कब हो सकता है, किस तरह से हो सकता है, वो नहीं बताने की कोशिश की। यहाँ से भाई कुछ सवाल पूछना चाह रहे थे। नहीं, सर्टेनिटी है, आपने पार्टी क्लियर कर दी है ना कि ये दोनों पार्टीज, याद है ज्वाइंट जो होते थे लोग, ज्वाइंट प्रोमिसर, आप दोनों का ज्वाइंट नाम दे सकते थे, और अल्टरनेट में कर दिया या ये या वो। अब ये अल्टरनेट में बिल्कुल सही कहा कि यहाँ सर्टेनिटी आउट हो रही है। जी आवाज फिर से चली गई जी, अब आवाज वापस आ गई है, अब आवाज वापस आ गई है, मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। हम ये बात कर रहे हैं कि इसमें एंड या और की शर्त डाली जा सकती है। एक भाई ने कहा कि सर इससे तो ये खिलाफवर्जी हो जाएगी, सर्टेनिटी नहीं पूरी हो रही, बिल्कुल सही कहा, इसीलिए मैंने कहा कि कुछ एक्सेप्शंस में अलाउड है। अब वो एक्सेप्शंस ही उन्होंने नहीं बताई। प्रॉब्लम यही है कि किताब बीच बीच में से चंद लाइनें उठा के हमारे सिलेबस में डाल देती है और उसके बाद वो एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें सारी कहानी समझ आ जाएगी। तो जिन खास एक्सेप्शंस में उन्होंने अलाउ किया है वहां पे उन्होंने फिर सर्टेनिटी वाले पॉइंट को भी क्लियर किया है। यानी अगर आप ये लिखते हैं ना ए या बी, तो फिर आप उसमें डिफाइन करते हैं कि इनमें से कोई अगर मर जाए तो उनमें से कौन सा लीगल रिप्रेजेंटेटिव ले सकता है, और इनमें से अगर कोई एक ले ले तो दूसरा फिर लेने का पाबंद नहीं होगा। और ये बात आप उनसे भी साइन करवाते हैं कि वो इस चीज को एक्नॉलेज कर ले, जिन दो बंदों का नाम आपने अल्टरनेट करके लिखा है। जी अगर आधे आधे देने हैं तो सबसे अच्छी बात यह है कि आप दो अलग इंस्ट्रूमेंट बना दें, एक को आधे पैसों का, एक को आधे पैसों का। एक इंस्ट्रूमेंट पे अगर आप दो लिख रहे हैं तो वो जॉइंट है, इसका मतलब है उनमें से कोई भी एक आपसे दूसरे के ब्याह पे पेमेंट ले सकता है, क्योंकि जॉइंट जो वो है प्रोमिसर्स हैं, उसके केस में हम देखते हैं कि एक बंदा भी सबके ब्याह पे कर सकता है। फिर बाद में आप आजाद हो जाएंगे पैसे देके, वो आपस में लड़ते फिरेंगे कि तुमने क्यों ले लिए, पैसे तो मैंने लेने थे, आधे मेरे थे आधे तुम्हारे थे, वो उनका मसला है। बात समझ आई? तो ये एक लाइन इन्होंने बीच में ऐड कर दी। ऐसे में अचानक उन्हें याद आया, उन्होंने कहा एसबीपी एक्ट 1956 का सेक्शन नंबर 35, पीछे सेक्शन नंबर आपने पढ़ा था 24 और 35, और उन्होंने कहा था कि सेक्शन 24 और 35 की जो प्रोविजन है हम उसको छेड़ नहीं रहे। तो उसमें सेक्शन 35 की एक्सेप्शन, अब आपको यहां एक छोटी सी चीज नजर आई। उन्होंने कहा सेक्शन 35 प्रोहिबिट्स एनी पर्सन अदर देन अ बैंक और फेडरल गवर्नमेंट टू इशू, बैंक या फेडरल गवर्नमेंट के अलावा बाकी किसी भी बंदे को वो मना कर देते हैं। क्या मना कर देते हैं? अ प्रोमिसरी नोट पेबल टू बेयरर, अ बिल ऑफ एक्सचेंज पेबल टू बेयरर ऑन डिमांड। उन्होंने कहा जो मर्जी लिखो हमारे कानून में, लेकिन एसबीपी ये कहता है कि बैंकों या गवर्नमेंट के अलावा कोई भी पहली दफा प्रोमिसरी नोट को इशू करते हुए बेयरर नहीं बनाएगा, उसको पहली दफा किसी का नाम लिखना पड़ेगा। मैं बादशाह तुम बाबे को इतने पैसे दूंगा, तो तुम बाबा वहां पे मौजूद होना चाहिए। यहाँ आप बेयरर नहीं करेंगे, वेरी फर्स्ट टाइम आप प्रोमिसरी नोट को बेयरर नहीं बना सकते।
पहली दफा में। आगे तो फिर एंडोर्समेंट तो जैसे मर्जी चलती रहे ना, क्योंकि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन क्या है, प्रॉमिसरी नोट हो, बिल ऑफ एक्सचेंज हो या फलाना हो, चाहे बेयरर हो चाहे ऑर्डर हो। लेकिन खुद ही उन्होंने कह दिया है कि बेयरर में एक छोटी सी पाबंदी है, प्रॉमिसरी नोट ऐसा इश्यू नहीं किया जा सकता, वो जो पहली दफा इश्यू हो रहा है ऐसा इश्यू नहीं हो सकता जो स्टार्ट से ही बेयरर हो। दूसरा, बिल ऑफ एक्सचेंज पेबल टू बेयरर ऑन डिमांड। बिल ऑफ एक्सचेंज स्टार्ट से ही पेबल टू बेयरर ऑन डिमांड नहीं हो सकता, बेयरर ऑन टाइम हो सकता है, पेबल टू ऑर्डर ऑन डिमांड हो सकता है, ऑर्डर ऑन टाइम हो सकता है, लेकिन ये दोनों शर्तें इकट्ठे नहीं हो सकती पहली दफा में कि वो बेयरर भी हो और डिमांड भी हो। ऐसा नहीं है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को कोई मसला, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ने तो ये सारी इजाजतें दी हुई हैं, लेकिन स्टेट बैंक को मसला, वो कह रहे हैं नहीं जी पाकिस्तान में ये हरकत कोई नहीं करेगा कि बिल ऑफ एक्सचेंज ऐसा बना दे जो स्टार्ट से ही पेबल ऑन पेबल टू बेयरर हो, ऑन डिमांड हो। ये दोनों फीचर स्टार्ट में बिल ऑफ एक्सचेंज में देना उन्होंने मना कर दिया। किसको फॉलो किया जाएगा? जो सवाल पूछा जाएगा आई क्या पेपर में, अब जब सवाल बताएगा तो अगर वो एक्सेप्शन पूछे तो ये एक्सेप्शन है, और अगर कॉमन रूल पूछे, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन पूछे, हम बता सकते हैं। पेबल टू बेयरर की शर्तें पूछे वो हम बता सकते हैं, पेबल टू ऑर्डर की शर्तें पूछे वो बता सकते हैं। जी जी, असल में प्रॉमिसरी नोट में आपको एक मुखातिब भी तो चाहिए ना, पेई, वो पेई कहां से लेके आएंगे? और ऐसा नहीं है कि नहीं लाया जा सकता, हो सकता है कि आप इंस्ट्रूमेंट में लिख दें कि ये इंस्ट्रूमेंट जिसके हाथ में होगा मैं उसको पैसे देने का पाबंद हूं, लेकिन स्टेट बैंक ने मना कर दिया, उन्होंने कहा पाकिस्तान में ऐसा मत करना। और ऐसा अगर कोई करे तो वो कौन कर सकता है? बैंक। ठीक है, ये जो बॉन्ड्स वगैरह इश्यू होते हैं, बैंक्स की मुख्तलिफ और सिक्योरिटीज होती हैं, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज होती हैं, तो गवर्नमेंट ऐसा कर सकती है, आम इंसानों को ने मना कर दिया। बॉन्ड पहले दिन से बेरर होते हैं, जिसके पास है उसके, तो इसलिए उन्होंने कह दिया कि ये हमारा काम है, ये आम जनता का काम नहीं है, ये दो काम तुम लोगों ने नहीं करने, ये हम लोग कर सकते हैं, या गवर्नमेंट कर सकती है या बैंकिंग सेक्टर कर सकता है। जी, अगर सिनेरियो में इस तरह की सिचुएशन नजर आ रही है कि पहली दफा इशू हो रहा है, ये जहन में रखना है, मैं यहाँ लिख दूं, ये पहली दफा के इशू की बात हो रही है, फर्स्ट टाइम। वो जो पहली दफा मेकर या ड्रॉर बना रहा होता है ना, ये सिर्फ उस वक्त की बात हो रही है, बाद में जो मर्जी इसके साथ करें, जो मर्जी साइन करके बेयरर बना दें, ऑर्डर बना दें, इसको जो जिस तरह से भी हो, ये सिर्फ पहली दफा की बात हो रही है। तो सिनेरियो होगा तो सबसे पहले देखें क्या पहली दफा हुआ है, दूसरा देखिए कि क्या गवर्नमेंट या कोई बैंक दे रहा है। अगर ये दोनों शर्तें पूरी हो रही हो तो फिर ये वाली बात करेंगे। ठीक है, वो कहते हैं कि ये प्रोविजंस के साथ बताएं आप, तो सर उधर वाली प्रोविजन देखें तो उसमें बताया कि 100 पेबल ठीक है, ठीक है, यहाँ पे देखें तो सर यहाँ पे एक्सेप्शन आए। बहुत मजे की बात है। अगर इस तरह का सवाल है और आप परेशान हो गए तो आपके पास बड़ा आसान सा हल, आप कहें एज पर द प्रोविजन ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 ये चीज बाय डेफिनेशन अलाउड है, उसकी डेफिनेशन। एक्सेप्शन दूसरे लॉ ने बताई। अगर आपको वो एक्सेप्शन सही से याद आ रही है और आपको कॉन्फिडेंस है कि मैं उस तरह से आंसर कर दूंगा, तो फिर आप कहें कि एसबीपी एक्ट ने ये बात में दो एक्सेप्शंस बताई हुई हैं, वो एक्सेप्शंस ही हैं। बात समझ आई? तो अभी तक हमने काम की बात पेबल टू ऑर्डर और बेयरर ही पढ़ा है, और वो बात हमें पहले से पता थी। कुछ और एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स, ये इजीली ट्रांसफरेबल होता है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक ऐसी चीज है जो एक बंदे से दूसरे बंदे को आसानी से ट्रांसफर हो जाती है, खाली डिलीवरी करके भी ट्रांसफर हो जाती है अगर पेबल टू बेयरर। अगर पेबल टू बेयरर है फिर आपने क्या करना है, पकड़ना है, अगले बंदे के हवाले कर देना है। और अगर पेबल टू ऑर्डर हो तो फिर वन पर्सन टू अनदर ट्रांसफर कैसे होगा, एंडोर्समेंट करेंगे और डिलीवर करेंगे। जो बेयरर है जिसपे आखिरी साइन इन ब्लैंक है, वो मैंने इंस्ट्रूमेंट पकड़ा और मैंने आगे फॉरवर्ड कर दिया, मेरी तरफ से फॉरवर्ड हो गया, डिलीवरी हो गई, ट्रांसफर हो गया। लेकिन अगर वो ऑर्डर है तो ऑर्डर वाले को ट्रांसफर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एंडोर्स करना पड़ेगा, साइन करना पड़ेगा और फिर आगे ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो ऑर्डर वाला साइन करके ट्रांसफर होता है और बेयरर वाला बगैर साइन किए, बगैर अपना नाम ऐड किए आप ट्रांसफर कर सकते हैं। ये वाली बात हमने कल भी की थी और ये वाली बात हमने परसों भी की थी। टाइटल ऑफ होल्डर इन ड्यू कोर्स, लें जी, होल्डर इन ड्यू कोर्स, होल्डर इन ड्यू कोर्स अगर हमें समझ आ जाए तो फिर खत्म हो जाता है, मतलब जो कानून में बाकी बातें बच गई हैं वो खत्म हो जाती हैं। होल्डर किसे कहते हैं? एक काम करते हैं, मैं जरा आपको ना पार्टीज की शक्ल दिखाता हूँ।
पार्टीज अभी तक कौन कौन सी हमने देखी है? मेकर देखी है, मेकर जो प्रोमिसरी नोट बनाता है वो मेकर है। ड्रॉर कौन है? जो बिल ऑफ एक्सचेंज या चेक बनाता है वो ड्रॉर है। ड्रॉर के लफ्ज हमने वहां इस्तेमाल किए थे, मेकर के लफ्ज वहां। पेई कौन है? जिसका नाम लिखा हुआ है, जिसको पैसे मिलने हैं। ड्रॉई कौन है? जिसको बिल ऑफ एक्सचेंज या चेक जिसके नाम पे ड्रॉ किया है, जिसको हुक्म दिया जा रहा है कि तुम पे करो। इन चार पार्टीज में तो नहीं कोई मसला। एक्सेप्टर, अ बिल ऑफ एक्सचेंज अदर देन अ चेक must be presented to ड्रॉई फॉर एक्सेप्टेंस। आप ड्रॉई को कहेंगे कि आप एक दफा से आप तो एक्नॉलेज करो, खजांची तो उसे साइन करे, वो बैंक तो उसे साइन करे या जो भी वो है, फॉर एक्सेप्टेंस फर्स्ट एंड देन प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट ऑन ड्यू डेट। पहली दफा उसने उस पर साइन करके दे देने, और अब उसके बाद दोबारा ये कागज कब आएगा? जब पैसे चाहिए होंगे। ड्रॉई बिकम एक्सेप्टर व्हेन ही एक्सेप्ट द बिल ड्यूली साइनिंग इट। तो ड्रॉई जब उसको साइन कर देता है तो हम उस ड्रॉई को प्यार से एक्सेप्टर कहते हैं। पहले हमने ड्रॉई लिखा कि हाँ भाई तुम ड्रॉई हो, जब तक हमने लिखा वो ड्रॉई है, फिर उसने साइन कर दिया तो अब वो ड्रॉई भी है और एक्सेप्टर भी, उसने एक्सेप्ट कर लिया। अब एक्सेप्ट करने के बाद पेमेंट देने की जिम्मेदारी उसकी हो गई। जब तक उसने अपने साइन नहीं किए थे वो पेमेंट देने के लिए जिम्मेदार नहीं था। ये तो है कॉमन पार्टीज। होल्डर क्या होता है? होल्डर क्या चीज? ड्रॉई, जिसके नाम पे वो, जैसे उसने खजांची को हुक्म नहीं दिया था खजांची तुमने पैसे देने हैं, मेरी एबीसी वाली एग्जांपल में ए ने बी को हुक्म दिया था कि तुमने पैसे देने हैं। जिसको हुक्म दिया जाता है, ड्रॉर है हुक्म देने वाला, ड्रॉई जिसको हुक्म दिया जाता है। ये अगर आप जाके देखें तो बिल ऑफ एक्सचेंज की हमने 3 पार्टी समझी थी, ये वहां पे लिखा हुआ है। तो ये ऐसा नहीं है कि मैं एक नई पार्टीज बता रहा हूँ, ये पार्टीज तो आपको पहले से पता है, सिर्फ आपको याद करा रहा हूँ। इन्होंने क्या क्या पार्टीज एक जगह इकट्ठी कर दी। चूंकि मैं होल्डर इन ड्यू कोर्स पढ़ाने लगा था तो इसलिए आपके लिए होल्डर समझना बड़ा जरूरी है। होल्डर कौन है? A person is called holder of negotiable instrument if he satisfied following 2 conditions. He must be entitled to possession of instrument in his own name, and he must be entitled to receive or recover the amount due on the instrument from the parties liable under the instrument. होल्डर कौन है? यहाँ एक चेक रखा हुआ है किसी बंदे के नाम का, आप में से एक बच्चा उसे उठा के बाहर भागता चला जाए, दूसरा बच्चा पूछे तुम कौन हो, आप कहे मैं होल्डर हूं। होल्डर कैसे कहते हैं? दरमियान में आने वाली कोई भी पार्टी। पहला बंदा मेकर, एंडोर्सर, वो फलाना फलाना, वो शुरू वाले मेकर, ड्रॉर, इस तरह से जिसने पेमेंट करना है वो ड्रॉई है, वो एक्सेप्टर है, जिसको एंड पे पेमेंट मिलेगी वो पेई है। दरमियान में किसी के पास भी इंस्ट्रूमेंट आया वो होल्डर है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि जिसके पास भी इंस्ट्रूमेंट आया वो होल्डर है, उसका लीगल राइट होना चाहिए उस कागज के ऊपर। तो यहाँ अगर चेक रखा हुआ है और किसी और के नाम का रखा हुआ है और आप चेक उठा के भाग रहे हैं तो आपने चेक होल्ड जरूर किया हुआ है लेकिन आप होल्डर नहीं है। यानी कि आपने वो चेक होल्ड किया हो एंड आप ये हक रखते हैं कि आप वो चेक होल्ड कर सकें। मैं अगर चेक जमा कराने के लिए अपने किसी एम्प्लॉय को दूं कि मेरा चेक जाके बैंक जमा करा दो, तो वो रास्ते में मेरा चेक अगर लेके जा रहा है तो वो होल्डर नहीं है, क्योंकि लीगल उसके पास राइट नहीं है उस कागज के ऊपर पेमेंट रिसीव करने का। तो होल्डर का मतलब है वो वाली पार्टी जिसके पास इंस्ट्रूमेंट है, नंबर 1, और नंबर 2 वो ये हक रखती है, लीगल हक रखती है उसकी पोजेशन का, और देन उसके ऊपर अगर उसको पेमेंट ना मिले तो वो लीगल केस वगैरह भी कर सकता है। तो होल्डर किसे कहेंगे? बेयरर इंस्ट्रूमेंट में होल्डर कौन होगा? जिसके पास है, क्योंकि बेयरर में तो नाम नहीं ना लिखा हुआ, बेयरर में जो होल्ड कर लेगा उसका है, और ऑर्डर में जिसका नाम लिख के उसे दिया गया हो। तो सो होल्डर मींस बेयरर ऑफ द बेयरर इंस्ट्रूमेंट एंड एंडोर्सी या पेई ऑफ द ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। बात समझ आई? तो ये तो होल्डर है। अब होल्डर इन ड्यू कोर्स क्या बोला है? होल्डर इन ड्यू कोर्स एक मासूम होल्डर, मासूम, निर्दोष होल्डर, एक ऐसा होल्डर जिसको नहीं पता कि कुछ गड़बड़ हुई है। होल्डर कौन है? वो शख्स जिसका हक हो उस इंस्ट्रूमेंट पे और जिसने वो इंस्ट्रूमेंट पकड़ा हुआ हो, जिसके पास वो इंस्ट्रूमेंट है और जिसका उस पे हक है। हर वो शख्स जो इंस्ट्रूमेंट पकड़ता है और उसका हक है उस इंस्ट्रूमेंट पे, वो ये अजम्पशन लेता है कि ये इंस्ट्रूमेंट पाक साफ है।
ये मेरे तक बगैर किसी गड़बड़ के पहुंचा है। अगर ए ने इंस्ट्रूमेंट बी को दिया, बी ने इंस्ट्रूमेंट सी को दिया, सी से चोरी हो गया, चोरी करके एक्स ने ले लिया, एक्स ने वाई को इंस्ट्रूमेंट दिया, वाई ने जी को इंस्ट्रूमेंट दिया, जी ने के को इंस्ट्रूमेंट दिया, के गरीब को नहीं पता कि ये चोरी का है, जेड को नहीं पता ये चोरी का है, वाई को नहीं पता ये चोरी का है। ये होल्डर इन ड्यू कोर्स है, ये मासूम होल्डर्स हैं, ये वो होल्डर हैं जिनको नहीं पता कि चोरी हुई है। खूबसूरत बात पता है क्या है, वाई अगर चोरीशुदा इंस्ट्रूमेंट लेके नेक नियति से जी को दे दे तो वाई भी ठीक है और जी भी ठीक है, इन्होंने कुछ गलत नहीं किया। गलत किसने किया? एक्स ने। फर्ज करें वाई को पता था कि एक्स ने चोरी किया हुआ, वाई होल्डर तो हुआ, होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं हुआ। होल्डर इन ड्यू कोर्स हुआ है जो दरमियान में, मैच्योरिटी से पहले पहले कभी भी दरमियान में आए और इंस्ट्रूमेंट उठाए और उसको नहीं पता कि इंस्ट्रूमेंट गलत है। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में ना एक जादू होता है, नेगोशिएशन हो जाती है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है? नेगोशिएशन, जादू। नेगोशिएशन का पता क्या मतलब है? इंस्ट्रूमेंट खुद ब खुद साफ हो जाता है। ए ने बी को फॉरवर्ड किया, बी ने सी को फॉरवर्ड किया, सी से चोरी होके चला गया एक्स के पास। असूलन अब ये चोरीशुदा इंस्ट्रूमेंट जहां जहां जाना चाहिए चोरी का कहलाना चाहिए। लेकिन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का कानून ये कहता है कि अगर किसी ये होल्डर इन ड्यू कोर्स के पास आता है, ये कौन भाई साहब है? मासूम होल्डर, वो होल्डर जिसको नहीं पता कि पीछे कहीं चोरी हुआ है, इस बंदे को गुड टाइटल मिलेगा, ये इसका सही मालिक कहलाएगा और ये आगे फॉरवर्ड करेगा तो आगे वाले बंदे को भी ये सही टाइटल ट्रांसफर करेगा, गलत नहीं करेगा ट्रांसफर। फिर नेगोशिएशन कहते हैं किसी भी इंस्ट्रूमेंट को पाक साफ आगे पहुंचा देने के। लेकिन ये पाक साफ कौन आगे पहुंचा सकता है? होल्डर इन ड्यू कोर्स। जो होल्डर होगा, होल्डर कौन है? जिसके पास इंस्ट्रूमेंट है, जो लीगली राइट रखता है। तो होल्डर इन ड्यू कोर्स में फर्क मासूमियत का है। क्या हर होल्डर इन ड्यू कोर्स है? चलें दूसरा सवाल, क्या हर होल्डर इन ड्यू कोर्स होल्डर है? होल्डर की शर्तें उसमें पूरी हो रही हैं, लेकिन होल्डर इन ड्यू कोर्स में एक इजाफी शर्त है मासूमियत, उसे नहीं पता कि चोरी का है। तो इन द एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन मैं हर होल्डर को होल्डर इन ड्यू कोर्स कह सकता हूं, हर होल्डर को होल्डर इन ड्यू कोर्स कह सकता हूं इन द एब्सेंस ऑफ एनी कंडीशन। और अगर मुझे पता लग जाए कि उसको पता था कि चोरी शुदा है तो होल्डर तो कह दूंगा, होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं कहूंगा। तो हर होल्डर इन ड्यू कोर्स है और होल्डर इन ड्यू कोर्स आगे जो टाइटल ट्रांसफर करता है वो होता है साफ। कहानी समझ आई? अब ये सारी बातें हमें समझ आ सकती हैं। जी जी एक मिनट, ये दो अलग अलग सवाल चल रहे हैं। एक सवाल आपका क्या है? ठीक है, हो सकता है वो बेरर बनाया हुआ हो, साइन बी ने कर दिए होंगे ना, सी का नाम नहीं लिखा होगा। वरना तो चोरी करने वाले को फायदा ही कोई नहीं ना, चोरी करने वाले तो तब फायदा है ना जब उसमें कोई डाउट हो या वो फेक साइन करके आगे चला दे। जी जी, जिन्होंने वो इंस्ट्रूमेंट पकड़ा और उन्हें पता था कि चोरी का, उन्होंने आगे फॉरवर्ड कर दिया। वो होल्डर इसलिए हैं कि वो उस इंस्ट्रूमेंट पे राइट तो रखते हैं, उसने उस चोर से पैसे तो लेने थे, उस चोर ने कहा मैंने पैसे देने थे, ये कागज पकड़ लो आगे चला देना। तो वो कागज लेके पैसे क्लेम करने असल बंदे के पास जा सकते हैं, वो होल्डर हैं। लेकिन वो अब ड्यू कोर्स वाले होल्डर नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि अब कल को अगर ये मामला सारा खुला तो जितने भी ये वाले होल्डर हैं जिनको पता था वो सब भी जुर्म में शरीक समझे जाएंगे। लेकिन जो होल्डर इन ड्यू कोर्स बीच में आया और चला गया, जिस शरीफ आदमी को पता ही नहीं लगा कि चोरी शुदा है या क्या हुआ, वो मासूम है, उसको हम कुछ नहीं कहेंगे। जी वहां से भाई यही बात। टाइटल ऑफ होल्डर इन ड्यू कोर्स, अजम्पशन। जी एक मिनट, मैं सिर्फ ये आंसर करके आपकी तरफ आता हूँ। कैरेक्टरिस्टिक्स हम पढ़े हैं एसेंशियल। तीसरी कैरेक्टरिस्टिक्स है टाइटल ऑफ होल्डर इन ड्यू कोर्स। वन एन इंस्ट्रूमेंट इज रिसीव्ड इन द हैंड्स ऑफ होल्डर इन ड्यू कोर्स, इट बिकम्स फ्री फ्रॉम ऑल डिफेक्ट। होल्डर इन ड्यू कोर्स के हाथ में आते ही इंस्ट्रूमेंट पाक साफ हो जाता है। वो भाई कुछ कहना चाहते हैं? ठीक है,
ठीक है जी। अगर एक चोरीशुदा भी इंस्ट्रूमेंट है किसी बंदे के हाथ में पहुंच गया और वो बंदा होल्डर इन ड्यू कोर्स है, मासूम है, और वो आके अगर पैसे मांगे तो ए तो वाजिब है, ए पे तो वाजिब है उसने पैसे देने। ठीक है, अगर वो गुम गया है तो वो आपस में मतलब एक अरेंजमेंट करेंगे, वो कहेगा जी मेरा चेक गुम गया, आप एक काम करें, आप मुझे पे कर दें। तो ए भी इतना सियाना तो होगा कि उससे एक बॉन्ड साइन करवा लेगा, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। अगर ओरिजिनल बंदा आ गया तो तुम उसको पैसे दोगे, तो ऐसे में फिर उस उस कागज के ब्याज पे सी से पैसे लेके उसको दे देगा। जिसको पैसे रिसीव करने हैं ना उसका कोई नुकसान नहीं है। भाई आपके हाथ में एक चेक आया जिसपे नाम नहीं लिखा हुआ, अमाउंट लिखी हुई, डेट लिखी हुई और बिल्कुल सही चेक है, और आप उसे जाके कैश कराने जाते हैं, बैंक इनकार नहीं कर सकता क्योंकि वो पाबंद है। साइन हुए हुए बंदे ने साइन करके कहा, खाली जगह छोड़ दी थी, इसका मतलब बंदे ने कहा था जिसके हाथ में हुआ मैं उसको पैसे दे दूंगा। सी को क्यों पड़ेगा? सी ने पैसे जो लेने थे वो ले लिए, वो भी ले लिए, और ए को भी मजबूर कर दिया कि ए एक्स्ट्रा से पैसे दे दे, तो ए क्यों दे एक्स्ट्रा से पैसे? इनमें से हर बंदे ने ना दूसरे से पैसे लेने होते हैं, जिसकी वजह से वो पैसे लेने के बजाय कागज ले लेते हैं, तो ये कागज पैसे की रिप्लेसमेंट बन जाता है। अब उसने कागज भी ले लिया, वो भी घुमा दिया, पैसे भी ले लिए, और गुमा हुआ कागज दोबारा से वापस भी आ गया, तो ए का क्या कसूर कि वो 2 दफा पैसे दे? कसूर सी का, जिससे चोरी हुआ था। सी फिर गारंटी दे जी वो गुम हुआ है, चोरी नहीं हुआ, मेरे घर में गुम हो गया, हो सकता है 6 महीने बाद पड़े पड़े एक्सपायर हो जाए। जी, होल्ड इन ड्यू कोर्स समझ आया? होल्ड इन ड्यू कोर्स को क्या टाइटल मिलता है? साफ, फ्री फ्रॉम ऑल डिफेक्ट। तो नेगोशिएशन का क्या मतलब हुआ भला? नेगोशिएशन का क्या मतलब? जाता when a promissory note, bill of exchange or check is transferred free from defect to any person so as to constitute that person the holder of it। जब एक बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट या चेक फ्री फ्रॉम डिफेक्ट अगले बंदे को पहुंचे और उस बंदे को होल्डर का दर्जा दे दे, द इंस्ट्रूमेंट इज सेड टू बी नेगोशिएटेड। नेगोशिएशन फिनोमेना को कहते हैं कि एक बंदे से दूसरे को जो इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफर हुआ वो फ्री फ्रॉम डिफेक्ट है इन द एब्सेंस ऑफ एनी अदर इंफॉर्मेशन। और अगर पता है रिसीव करने वाले को कि वो गलत है तो फिर उसका टाइटल गलत है, फिर कल को वो भी चोरी में उतना ही बराबर का तस्वर किया जाएगा। तो एक काम करते हैं, होल्डर और होल्डर इन ड्यू कोर्स को एक दफा जरा दोबारा देख लेते हैं, फाइनल इस पे नजर डाल लेते हैं। होल्डर इन ड्यू कोर्स, एनी पर्सन फॉर कंसिडरेशन बिकम द पोजेसर ऑफ प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक। कोई भी शख्स जो कि किसी भी कंसिडरेशन की वजह से उसका होल्डर बना, पोजेसर बना, यहां तक बात सही है। इफ पेबल टू बेयरर, अगर बेयरर था तो उसके पास पोजेशन आ गई। और पेई एंडोर्सी अगर बनता है अगर वो पेबल टू ऑर्डर। भाई पेबल टू बेयरर में पोजेशन जिसके पास होगी वो मालिक है, और पेबल टू ऑर्डर में जो एंडोर्सी होगा, जो पेई होगा वो। तो अगर वो एंडोर्सी या पेई बन जाए ऑर्डर में या पोजेस करे बेयरर में, बिफोर इट बिकम ओवर ड्यू, उसका टाइम पूरा होने से पहले पहले, without notice that title of the person from whom he delivered his own title was defective। ये बगैर जाने के पिछला बंदा मुझे जो चीज फॉरवर्ड कर रहा है वो गलत है। टाइटल का मतलब होता है ओनरशिप, कि अगर होल्डर इन ड्यू कोर्स वो शख्स है जो कि होल्डर बन जाए उसका, ये ना जानते हुए कि इंस्ट्रूमेंट में पीछे से कुछ गड़बड़ है। टाइटल ऑफ पर्सन इज डिफेक्टिव एंड ही इज नॉट एंटाइटल्ड टू रिसीव द अमाउंट ड्यू देयर ऑन। टाइटल एक बंदे का डिफेक्टिव तब होता है जब उसका हक नहीं था उस इंस्ट्रूमेंट पे, चोर का कोई हक नहीं था जिसने चोरी की, तो इंस्ट्रूमेंट का टाइटल हो गया खराब। लेकिन चोर ने एक ईमानदार आदमी को फॉरवर्ड कर दिया और ईमानदार को नहीं पता कि पीछे से ये चोर ने किया है, तो ईमानदार आदमी ईमानदार रहेगा। ईमानदार आदमी के बिल्कुल साथ बैठा हुआ बंदा 700 अरब की करप्शन कर ले और ईमानदार आदमी को ना पता हो और वाकई ना पता हो, तो फिर ईमानदार आदमी अभी भी ये दावा कर सकता है कि वो ईमानदार है। लेकिन अगर ईमानदार आदमी को पता हो कि वो करप्शन हो रही है और वो उस करप्शन में हिस्सा ले या ना ले, लेकिन ये नॉलेज रखता हो कि करप्शन हो रही है, तो वो अब अपने आप को आदमी कह सकता है, ईमानदार नहीं कह सकता। तो ईमानदार आदमी है होल्डर इन ड्यू कोर्स और आदमी है होल्डर। तो अगर पता है तो फिर आप अपने आप को ईमानदार आदमी नहीं कह सकते। ये एक मिसाल दी है।
आप चेक करें कि अगर मैं कह रहा हूं कि एक ईमानदार आदमी के साथ खड़े बंदे ने 700 अरब की करप्शन की, तो आपको अगर बात समझ आ गई तो इसका मतलब है कि इतनी वाज़ेह करप्शन हुई है। तो उसके बाद भी उस बंदे को ईमानदार हम इस अजम्पशन पे कह सकते हैं कि उसे नहीं पता होगा। कमरे में मौजूद सबको पता है, उसको नहीं पता क्योंकि वो मासूम है, वो होल्डर इन ड्यू कोर्स। तो होल्डर इन ड्यू कोर्स से जो है ना आपके ज़हन में फौरन से एक ईमानदार लीडर आना चाहिए जो कि मासूम है, जिसके इर्द गिर्द चोर हैं लेकिन वो मासूम, वो ईमानदार है। जल्दी से मौका देते हैं। होल्ड इन ड्यू कोर्स, हाँ जी बिल्कुल, टाइम खत्म होने वाला है, मुझे एहसास है इसका, इसीलिए मैं कह रहा हूँ जल्दी से मुकाते हैं। होल्ड इन ड्यू कोर्स कौन है? डेफिनेशन पढ़ी, उसी डेफिनेशन की वजाहत। होल्ड इन ड्यू कोर्स होल्डर है। वाह, मैंने कुछ नहीं किया। हाँ लॉ फॉर एडिक्वेट कंसिडरेशन होनी चाहिए, मेच्योरिटी से पहले इस तक पहुंचना चाहिए, वो जो टाइम है उस दौरान ही ट्रांसफर होकर इस तक आया हो, इंस्ट्रूमेंट कंप्लीट और रेगुलर हो, उस पे साइन शाइन बाकी सारी चीजें पूरी आ रही हो, और इसने गुड फेथ में नेक नियति से विदाउट हैविंग एनी रीजन टू बिलीव कि उसके अंदर डिफेक्ट है इसने इंस्ट्रूमेंट एक्सेप्ट किया। तो होल्डर इन ड्यू कोर्स वो होल्डर है जो कि मासूम है। मतलब एक ही बात को हम बार बार रगड़ रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कि बस इतनी दफा रगड़ना था, नहीं, हमने एक दफा फिर से इन सारी बातों को फिर से रगड़ना है, क्योंकि किताब कोशिश कर रही है कि होल्डर और होल्डर इन ड्यू कोर्स का फर्क आपको बताए। तो होल्डर और होल्डर इन ड्यू कोर्स में क्या फर्क है? ले जी, गुड फेथ समझ आता है? एक काम करते हैं, आप बताते हैं क्या फर्क है होल्डर में और होल्डर इन ड्यू कोर्स में, क्या फर्क है? होल्डर को पता है, हो सकता है और नहीं भी हो सकता, जबकि होल्डर इन ड्यू कोर्स को सिरे से नहीं पता। और मासूम और गैर मासूम, और उस पे इल्जाम नहीं लग सकता होल्डर इन ड्यू कोर्स पे, लेकिन होल्डर पे इल्जाम लग सकता है। मेच्योरिटी से पहले इंस्ट्रूमेंट पहुंचता है, डेफिनेशन याद है? होल्डर इन ड्यू कोर्स हुआ है जिसके पास मेच्योरिटी से पहले आया, मेच्योरिटी के बाद किसी के पास आए तो वो होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं, होल्डर कहला सकता है। और जी केस कर सकता है, ठीक है, मतलब जिसके पास भी वो इंस्ट्रूमेंट मौजूद है वो केस कर सकता है उस पार्टी पे जो कि रेलेवेंट। तो कहने का मतलब है होल्डर और होल्डर इन ड्यू कोर्स में असल फर्क जो है ना वो नियत का है, बिफोर मेच्योरिटी का है। मेच्योरिटी क्या है? एक इंस्ट्रूमेंट इशू हुआ, उस पर लिखा है 3 महीने बाद मैं पेमेंट दूंगा। 3 महीने तक जिन जिन हाथों में गोल गोल घूमता रहे, अगर वो सब मासूम है तो वो होल्डर इन ड्यू कोर्स है। 3 महीने गुजरने के बाद अगर वो किसी के पास मौजूद है तो वो होल्डर कहलाएगा, होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं कहलाएगा। होल्डर इन ड्यू कोर्स की एक शर्त ये है कि मेच्योरिटी से पहले पहले इंस्ट्रूमेंट उसके पास होना चाहिए। जी, अब अगेन चूंकि वो होल्डर इन ड्यू कोर्स की डेफिनेशन से आउट हो गया, तो वो होल्डर है, तो फिर अब हम उसके साथ होल्डर वाला ट्रीटमेंट करेंगे। A person who legally obtains the negotiable instrument with his name and title on it to receive the payment, ये होल्डर है। और होल्डर इन ड्यू कोर्स कौन है? Who acquires the negotiable instrument bona fide, मतलब जेन्युइन, नेक नियति से, for some consideration whose payment is still due। कंसिडरेशन यहां जरूरी है, क्यों? क्योंकि डेफिनेशन में लिखा हुआ था, और वहां नॉट नेसेसरी है, क्यों? क्योंकि डेफिनेशन में नहीं लिखा हुआ था। कुछ होते हैं धक्के वाले डिफरेंस। राइट टू सू, ये हर पार्टी को केस कर सकता है, पीछे वाले सारे लोगों को। ये तो ईमानदार है, कहेगा तुम सब लोगों को मैं लंदन से वापस लेके आऊंगा, सब पे केस कर सकता है। लेकिन जो खुद ही डावाडोल है वो क्या सड़कों पे घसीटेगा किसी को? ठीक है ना, वो सिर्फ शुगल मिला हल्का फुल्का सा एहतजाज करेगा। तो जो खुद बेईमान है वो दूसरे बेईमान को भी नहीं पकड़ सकता, लेकिन जो ईमानदार है वो शोर मचाता रहेगा कि मैं सारे बेईमानों को पकड़ूंगा, और नहीं पकड़ पाएगा तो शायद हमें कुछ और समझ आ जाए। लेकिन बहरहाल कहने का मतलब है कि ये तमाम पार्टीज पे केस कर सकता है, लेकिन होल्डर चूंकि होल्डर नेक नियत नहीं है तो ये केस नहीं कर सकेगा। अगर इसे पता पिछले बंदे ने चोरी की थी, ये केस नहीं कर सकता। गुड फेथ, इसने गुड फेथ में इंस्ट्रूमेंट लिया है, और इसका इंस्ट्रूमेंट गुड फेथ में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। बेटर टाइटल, इसको हमेशा बेटर टाइटल मिलता है। ट्रांसफर के पास गंदा टाइटल भी हो, इसको कैसा टाइटल मिलेगा? अच्छे वाला। और मे नॉट गेट टाइटल फ्री फ्रॉम डिफेक्ट, सादा होल्डर को शायद साफ टाइटल
ना मिले अगर उसे पता हो। मेच्योरिटी, ये सिर्फ बिफोर मेच्योरिटी आ सकता है, जबकि वो आफ्टर मेच्योरिटी भी आ सकता है। डन हो गया। तो अब आपको ऐसा ना लगे कि हमने सारा कुछ पढ़ लिया है, तो एक नीचे छोटी सी डेफिनेशन है मेटीरियल अल्टरेशन की जो हम लोगों ने नहीं पढ़ी है। ये आप पढ़ेंगे तो आपको खुद ही शर्म आएगी कि डेफिनेशन पढ़ने वाली थी। ठीक है जी भाई, अल्टरेशन किसे कहते हैं? चेंज को। मेटीरियल किसे कहते हैं? बड़ा ज्यादा। तो किसी भी इंस्ट्रूमेंट पे अगर कोई बड़ी चेंज कर दी जाए, नाम बदल दें, साइन बदल दें, तारीख बदल दें, अल्फाज बदल दें, जज्बात बदल दें, एहसासात बदल दें, तो ये आप डेफिनेशन देखेंगे तो ये आपको खुद ही समझ आ जाएगी। जो रह गया था वो अब आप पढ़ के आ सकते हैं। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जनाब। देखें, हम ये कह रहे हैं कि होल्डर कैन बी एनी पर्सन जिसको मतलब वो इंस्ट्रूमेंट मिला, हो सकता है वो कंसिडरेशन की वजह से मिला और हो सकता है दूसरे बंदे ने गिफ्ट के तौर पे, लेकिन यहाँ कंसिडरेशन होना चाहिए क्योंकि इसकी डेफिनेशन में लिखा है कि होल्डर इन ड्यू कोर्स के लिए कंसिडरेशन नेसेसरी। कॉमन अजम्पशन हमारी ये है कि कंसिडरेशन होती है। कॉमन अजम्पशन भाई, एक ने दूसरे को अगर पैसे दिए हैं तो कुछ तो वजह होगी कि पैसे दिए, तो वो नॉर्मली हम काउंट करते हैं। लेकिन जो एंड वाला पेई है, हाँ देखिए ना, मैंने आपको इंस्ट्रूमेंट फॉरवर्ड किया, आपने फॉरवर्ड किया, मैं जिम्मेदार था आपको, मैंने साइन कर दिया। मेरी बला से आप मेरे बैंक पहुंचे या वो पहुंचे या वो पहुंचे, जो भी पहुंचेगा मैं उसको पैसे देने का जिम्मेदार हूं। हालांकि आपका रिलेशन है या नहीं है, आप बाउंड होते हैं। सर इसमें चेक की एग्जांपल दे सकते हैं मैच्योरिटी में? सर अगर 3 महीने के बाद जो डेट लिखी हुई चेक की, हाँ सर नहीं, असल में इसका होता है